नमस्कार। द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक ओवरव्यू एंड रिवीजन। जिन्होंने भी हमारे नोट्स को अच्छे से 2-3 बार पढ़ाई की है या फिर किसी ने अपने किसी बुक को रेफरेंस में लेकर के अच्छे से उनकी भी पढ़ाई की है, उनकी बेहतर रिवीजन हो पाएगी। और जिन्होंने अभी सिर्फ टॉपिक्स कुछ कवर किए हैं, उनके ओवरव्यू में यहाँ काफ़ी चीज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है से लेकर स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक है इसकी भी चर्चा करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अलग से पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कुछ और नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक पार्ट होता है। यह उसी का एक पार्ट होता है। दोनों पार्ट अलग क्यों है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या करता है? एक फ्रेमवर्क सेट करता है। एक फ्रेमवर्क सेट करता है किस चीज के लिए? तो गवर्नमेंट एंड फंडामेंटल राइट के बीच। गवर्नमेंट के जो भी स्टेप्स होंगे, जो भी वर्क होंगे, पब्लिक के लिए कितने वेलफेयर देने वाले होंगे या फिर पब्लिक के लिए फंडामेंटल राइट की पूर्ति के लिए वो कहाँ स्थापित होता है, इसमें कितने फंडामेंटल राइट की पूर्ति हो रही है या फिर उनका हनन हो रहा है, इसके आधार पर, इसके पैमाने पर इसे मापा जाता है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में अपनी क्या भूमिका निभाती है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की भूमिका है, ये डील करता है वर्किंग एंड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट एजेंसी को यह कंट्रोल करता है, उसके वर्किंग को देखता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अकॉर्डिंग वो काम कर रही है, क्या वो अपने पावर को उसके बियॉन्ड जाके तो मिसयूज तो नहीं कर रही, क्या उसके वर्क पब्लिक वेलफेयर में है कि नहीं, क्या वहाँ फंडामेंटल राइट का हनन तो नहीं हो रहा। इन चीज़ों का जो वर्किंग है उनके, और उस पर कंट्रोल रखती है कौन? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जो फंक्शन है पब्लिक वेलफेयर में महत्वपूर्ण हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मेनली किसे कवर करता है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कवर्स डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, यानी लेजिस्लेशन बनाने के लिए जिसे पावर डेलीगेट किया गया है। दैट मीन्स कि रूल मेकिंग अथॉरिटी, जो रूल मेकिंग अथॉरिटी है उसे ये कवर करती है। उसके बाद ये गवर्न करती है किसे? तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन को एंड डिसीजन मेकिंग को। अब आप इसे रिलेट कर पाएंगे कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन होगा या फिर उनका डिसीजन होगा, इससे ही यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर में जो गवर्नमेंट बॉडी है वो डिसीजन जो भी लेंगे उसी से पब्लिक के वेलफेयर, उनके फंडामेंटल राइट की पूर्ति या हनन हो सकती है। तो इसे वो गवर्न करती है कि मोस्ट ऑफ जो पब्लिक वर्क होंगे वो पब्लिक के फेवर में हो, रूल के अकॉर्डिंग हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो। अब ये रेगुलेट किसे करती है? यह रेगुलेट करती है जो भी क्वेसी जुडिशियल फंक्शन है, क्वेसी जुडिशियल फंक्शन को, या फिर कोई ट्रिब्यूनल है उनके वर्क को यह रेगुलेट करती है। आपके एग्जाम में सीधा सीधा ये किसे कवर करती है, किसे गवर्न करती है और किसे रेगुलेट करती है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें यह भी शामिल है क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ये भी शामिल है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का जुडिशियल रिव्यू, अब इसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आता है। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करता है, तो इसके क्या क्या पावर्स है वो आपने पहले नोट्स में पढ़ा होगा। दूसरा, साथ ही यह स्टेट की लिएबिलिटी एंड पब्लिक अथॉरिटी, इन्हें भी डील करती है। स्टेट की लिएबिलिटी, स्टेट से मतलब किसी राज्य से नहीं है, स्टेट का मतलब वो है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 में बताए गए हैं। जो भी यहाँ बॉडीज की चर्चा की गई है उन्हें स्टेट कहा जाएगा। उस स्टेट की क्या लिएबिलिटी है, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं अपने सिटीजन्स के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति,
और उसमें जो पब्लिक अथॉरिटी है उनके साथ। अब इनका मकसद क्या है, इन सब के साथ डील करने का इनका मेन मकसद क्या है? तो दो चीजें, पहला प्रोसीजरल फेयरनेस आनी चाहिए एंड दूसरा कि नेचुरल जस्टिस होनी चाहिए। इसी से आगे आएगा कि नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत किसने दिया, आखिर उसमें क्या क्या बातें कही गई है लोगों के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए। अब यहाँ देखें कि जो एवी डाइसी का जो आपको पढ़ना है, एवी डाइसी का व्यूज क्या है। एवी डाइसी के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर में यहाँ पर स्थापित होने चाहिए क्या? रूल ऑफ लॉ पहला, दूसरा इंडिविजुअल लिबर्टी एंड नेक्स्ट जुडिशियल रिव्यू। ऐसे तो इन्होंने कई बातों की चर्चा की है, बट ये तीन चीजें यहाँ काफी महत्वपूर्ण है कि रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश होनी चाहिए, इंडिविजुअल लिबर्टी होनी चाहिए एंड जुडिशियल रिव्यू होने चाहिए। तो जुडिशियल रिव्यू किसका होगा? तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन किसका? तो यहाँ के अथॉरिटी का, यहाँ के स्टेट का। स्टेट दैट मीन्स कि अथॉरिटी जो कि आर्टिकल 12 में बताए गए हैं। तो ये थे एवी डाइसी के व्यूज। इन्होंने अपने व्यूज में ये भी बताया कि रूल ऑफ लॉ जो इसका डेफिनेशन होगा उसमें लॉ इज सुप्रीम, यानी जो लॉ बन गए हैं वो सुप्रीम है, सर्वोपरि है, इसके सामने सारे इक्वल है। सारे इक्वल है, सारे इक्वल का मतलब जुडिशियरी जब भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखेगी तो यह सामने नहीं देखा जाएगा कि वह व्यक्ति कौन है, सिर्फ एक व्यक्ति ट्रीट होगा और उसके सामने रूल ऑफ लॉ ट्रीट किया जाएगा। अब यहाँ रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश कैसे हो सकता है? इसके लिए एक सबसे बड़ा जो डीपीएसपी में बताया गया है वो है आपका आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 कहता है सेपरेशन ऑफ पावर। जब तक यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करना काफी मुश्किल होगा। इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर यह बाध्यकारी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डीपीएसपी में दिया गया है। डीपीएसपी होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी सरकार के लिए दिशा निर्देश तो है बट ये बाध्यकारी नहीं है। उन्हें यह बताया गया कि यदि आपको रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने हैं तो आपको सेपरेशन ऑफ पावर रखनी ही चाहिए। लेजिस्लेशन, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये तीनों को अलग अलग रखने चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ किसी कानून को बनाया गया है, वहीं चेक एंड बैलेंस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के थ्रू, एक्सिक्यूटिव जब उसे इम्प्लीमेंट करेगी वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के थ्रू यहाँ वॉच रखा जाता है। वहीं जुडिशियल रिव्यू का एक तो डर और दूसरा उसका फंक्शन, इस दोनों तरीकों से उसे पब्लिक के मोस्ट फेवरेबल बनाया जाता है। इससे रिलेटेड आपको कुछ अलग कंट्री के भी पढ़ने थे, जैसे फ्रांस के बारे में पढ़ना था कि फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या है वहां पे। तो वहां आपको पता है कि ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ना था आपको, उसमें आपको पढ़ना था कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिजरी एस्टॉपेल पढ़ना था। नेक्स्ट आपको डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट पढ़ना था, जिसमें कि कहा गया था कि राज्य जो होगा यानी स्टेट जो होगा वो जो पब्लिक रिसोर्सेज है यानी जो देश के संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उनका संरक्षक होगा, उनका रक्षा करेगा। और किस लिए करेगा? तो पब्लिक इंटरेस्ट में करेगा, लोग के हित में करेगा। तो ये फ्रांस के बारे में आपको कुछ जानकारी लेनी थी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज देख लेते हैं जो कि है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। आपको पता है फंडामेंटल राइट को जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसे बी.आर. अम्बेडकर ने उसे सोल कहा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का सोल उन्होंने एफआर को कहा है। यानी एफआर जिंदा है दैट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा है, यानी सोल जिंदा है तो फुल पार्ट जिंदा है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी मैं विस्तृत चर्चा यहाँ नहीं करूंगा। सबसे पहला आर्टिकल आपको पता है फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 to 35 बताए गए हैं।
इसमें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो 14, 16 एंड 19, 20, 21, 23 यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सब की पूर्ति के लिए जो 14 में बताए गए, 16 में बताए गए, 19 में, 20 में, 21 में, 23 में इत्यादि, इसकी पूर्ति के लिए जब भी इसका हनन होता है तो लोग जाते कहाँ हैं? या तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। जब भी इनका शरण लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट अपना एक मैकेनिज्म लगाएगा जिसे आर्टिकल 32 के अंतर्गत उन्हें प्रदान किया गया है, यानी जुडिशियल रिव्यू, जिसमें रिट जारी किया जाता है। दूसरा, हाई कोर्ट को यह पावर दिया गया है आर्टिकल 226 से। यदि आपने नोट्स पढ़ा है तो इसमें इसका डिटेल डिफिनीशन भी दिया गया है। रीट क्या होते हैं, रीट में कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं, किस किस तरीके से वो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस पर वॉच रखती है। अब जो कोर्ट वहाँ पर रीट जारी करेगा आर्टिकल 32 एंड 26 जो यूज करेगा किसके केस में? ये हाई कोर्ट और ये सुप्रीम कोर्ट। जब यूज करेगा तो उसका मेन फोकस क्या होगा? सबसे पहला, इस जुडिशियल रिव्यू का फोकस कहाँ होता है? सबसे पहला उसमें होता है क्या वो चीजें इलीगल तो नहीं है, इलीगलिटी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्या वो रेशनल है, इस पर ध्यान दिया जाता है। और तीसरा, क्या उसमें कोई प्रोसीजरल गड़बड़ी तो नहीं है। तो ये तीन मुख्य चीजें हैं जिसे याद ध्यान में रखती है कोर्ट, कि इलीगल चीज तो नहीं होना चाहिए, रेशनल ही होना चाहिए एंड प्रोसीजरल इसमें इश्यूज नहीं होने चाहिए। जिस समय कोर्ट इन चीजों की व्याख्या या इन चीजों को ओवरव्यू कर रही होगी, उनका मेन मकसद क्या होगा कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को स्थापित करना। तो ये थे हमारे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड उनके पावर्स। और ये जो पावर लिए गए थे यूएसए से कॉपी एक तरह से किया गया है, यानी यूएसए में हमारे यहाँ से पहले वहाँ इसके ड्यू प्रोसेस की बात की गई थी। इसके बाद जो बॉडीज हैं कि लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी, इनके बीच चेक एंड बैलेंस है, चेक एंड बैलेंस है। तो ये चेक एंड बैलेंस वहाँ यूएसए में पहले था। इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट था वो था वेगनर एक्ट। वेगनर एक्ट, यह वेगनर एक्ट 1935 का है और ये यूएसए में लाया गया था। तो ये यूएसए में बहुत लैंडमार्क एक्ट था क्योंकि इसके थ्रू उसने अपने वर्कर्स का, तो वर्कर्स राइट को प्रोटेक्ट किया था। तो उस समय के लिए ये काफ़ी चर्चा में था क्योंकि 1935 की बात है। आपको पता है 1936 में इंडिया अपने यहाँ महाजनों से, जमींदारों से और अंग्रेजों से अपने किसानों के लिए हित की लड़ाई लड़ रहे थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे थे। जहां इनका तीव्र शोषण किया जा रहा था, उस समय अमेरिका में उनके वर्कर्स के राइट के लिए प्रॉपर एक्ट तैयार हो चुके थे। तो ये डिफरेंस आप इंडिया और अमेरिका में देख सकते हैं। अब यह ईएसआई भी वर्कर से रिलेटेड वेलफेयर पर काम करती है, इसलिए अमेरिका का वैगनर एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं जब यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, यूके में क्या है कि उसके पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, वहां पर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है। बट हमारे जैसा, यानी भारत में जिस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए हैं उस तरीके से यूके में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहाँ क्या होता है, डिस्क्रिशन पर चलता है। वहाँ के कोर्ट जो है वहाँ भी रिट एंड नेचुरल जस्टिस इन बेस पर काम करके उसे निदान के रूप में देखती है। दूसरा, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ जैसे लिखित विधान बनाए गए हैं, लेजिस्लेशन बनाए गए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए हैं। अब जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वो देश कैसे चलेगा? तो जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वो अपनी व्यवस्था एक डेवलप किया है कि उसके पास जो पुराने प्रथा है, यानी कस्टमरी प्रथा है, उनके रीति रिवाज है, उनके कल्चर है, उसके आधार पर जो डेवलप हुए, उसी डेवलपमेंट के आधार पर उसका कंट्री चलता है। और कोर्ट बीच में मध्यस्थता करता है कि रेट और नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग उसे तय करता है।
कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखें तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशनरी पावर है। इसमें क्या होता है कि किसी को रूल रेगुलेशन बनाने की पावर दी जाती है, यानी पावर डेलीगेट किया जाता है। जब पावर डेलीगेट किया जाता है तो उनसे उम्मीद की जाती है कि वो कैसा बनाएगा, जो रूल और रेगुलेशन बनेंगे वो रीजनेबल होगा, दूसरा फेयर होगा, नेक्स्ट पब्लिक इंटरेस्ट में होगा। उनसे उम्मीद की जाती है, जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशनरी पावर किसी को दिया जाता है तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पावर अपना रीजनेबल के रूप में तय करें, फेयरनेस लाएं और पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेंगे। यहाँ प्रोसीजरल फेयरनेस जो है, किसी भी व्यक्ति के साथ यदि अनफेयर कुछ हो रहा हो या फिर बायस्ड हो रहा हो, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन अनफेयर हो या बायस्ड हो, ऐसे कंडीशन में प्रोसीजरल फेयरनेस की जरूरत होती है। तब आता है ऑडी एल्ट्रम पार्टिम का सिद्धांत, जो कि कहता है राइट टू बी हियर्ड एंड राइट टू नोटिस, यानी किसी को भी एक तरह से अनफेयर या बायस्ड होकर के उसे बेनिफिट नहीं दिया जाएगा या उसे तंग या परेशान नहीं किया जाएगा। इसके लिए उसे सुना जाना चाहिए और उन्हें सूचित किया जाना चाहिए। तो ये थे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशनरी पावर एंड प्रोसीजरल फेयरनेस। अब ये फेयर हियरिंग जो हमने देखा, फेयर हियरिंग का सिद्धांत जो था, यहाँ के लिए एक लैंडमार्क डिसीजन था, एक केस था जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो था मेनका गांधी वाला, मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, यानी भारत संघ और मेनका गांधीवाद में कोर्ट ने यह तय किया कि इस तरीके के जो भी वायलेशन होंगे वो इनवैलिडेट होंगे। इसके वायलेशन जो होंगे, इनके वायलेशन क्या होंगे, इनवैलिडेट होंगे। तो फेयर हियरिंग का एक लैंडमार्क डिसीजन है मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अब आपने अपने नोट्स और बुक्स में टॉर्ट्स जरूर पढ़े होंगे। यहाँ कहा गया है स्टेट इज लिएबल फॉर टॉर्ट्स। टॉर्ट्स का मतलब होता है सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग के लिए सरकार जिम्मेदार है। अब ये सिविल रॉन्ग किसके द्वारा, तो स्टेट के द्वारा। अब स्टेट कोई एक व्यक्ति तो है नहीं, स्टेट एक संस्था है। तो ऐसे केसेस में ये होता है कमिटेड बाय इट्स एम्प्लॉय, कमिटेड बाय इट्स एम्प्लॉय। इसके एम्प्लॉय के द्वारा यदि कोई सिविल रॉन्ग किया जाता है तो इसके लिए स्टेट जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट है वो है आर्टिकल 298 एंड 299। इसमें जो था कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है। जब आप देख रहे होंगे कि सरकार जब किसी प्राइवेट व्यक्ति के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सरकार को बिजनेस करने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर काम करने के इत्यादि पावर उसे आर्टिकल 298 एंड 299 के तहत मिलता है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है किस किस चीज को फुलफिल करना चाहिए। तो इसके लिए प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंट होने चाहिए, रिटन डॉक्यूमेंट इनकी प्राथमिकता होती है। दूसरा, इसमें प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा ही किए जाने चाहिए। जिसके पास जो पावर दिया गया है उसके द्वारा ही किए जाने चाहिए। यदि ये गलत अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है फिर आपको उसमें रिट की भूमिका आती है। अब यदि इसमें इस प्रोसीजर का फॉलो नहीं किया गया, यदि इसे कंप्लायंस में नहीं लिया गया, तो नॉन कंप्लायंस ऑफ दिस थिंग्स क्या होगा, वॉइड होगा एंड अनइन्फोर्सेबल होगा। तो ये दो चीजें, इस वर्ड से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जब नोट्स और बुक को आप पढ़ेंगे तो छोटे छोटे वर्ड को आपको ध्यान में रखने होते हैं। किस तरीके से, जो एक छोटे छोटे वर्ड दिए गए यहाँ से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। कभी कभी नॉर्मल ऊपर ऊपर आपसे आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं, वहीं इसके डेफिनेशन के छोटे छोटे वर्ड जो इंपॉर्टेंट है, उसके एक्शन है, प्रोसीजर से रिलेटेड है, वहां से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। अब यहाँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आरटीआई एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। दो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ डील करता हूँ। सबसे पहले एक्ट कब का है, तो
5 का है। आरटीआई क्या करती है? तो राइट टू इंस्पेक्ट, वर्क, डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड। सबसे पहले इसमें क्या होगा? वर्क, डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड, इन चीज़ों की मांग की जाती है वहाँ पे। उसमें आप मांग सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपी मांग सकते हैं, वहीं पर एक्सट्रैक्ट मांग सकते हैं, उसके नोट मांग सकते हैं। तो इस तरीके की डिमांड की जा सकती है। अब ये राइट टू इंफॉर्मेशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है? तो आर्टिकल 19(1)(a) है। इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूड्स राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, तो ये भी शामिल है। इसमें आपको जो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो है टाइम लिमिट से। टाइम लिमिट जो कि आपको पता है कि इंफॉर्मेशन के लिए 30 डेज का टाइम है। यदि किसी के लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड होगा तो 48 आवर्स तक का टाइम है। चीज़ें हैं कि सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन कोई वर्क रिलेटेड डॉक्यूमेंट होगा, एक्सट्रैक्ट लेना हो, नोट्स लेना हो, तो ये कौन डिमांड कर सकता है? तो सिटीजन ही डिमांड करेंगे, पहला। और दूसरा, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं जो कि सेक्शन 8 में बताए गए हैं कि जो कोई डॉक्यूमेंट्स नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा, कंट्री के सॉवरेनिटी से रिलेटेड होगा, तो ऐसे पेपर्स जो होंगे नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। जिसमें कि कोई ट्रेड सीक्रेट्स हो, यदि किसी कंट्री के साथ हमारा डील होगा, बिजनेस व्यापार का डील होगा, तो ऐसे पेपर कंट्री के हित में प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट थे। 2-3 पॉइंट और भी जो इंपॉर्टेंट है वो ये था, अपील की बात थी। तो इसके लिए अपील का टाइम जो है वो 30 डेज का था। फिर पेनाल्टी की बात है कि यदि टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है, इसके लिए फाइन का प्रावधान था कि 250 पर डे या मैक्सिमम 2500 तक का था। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, यानी जो पब्लिक के एक्सपेक्टेशन होंगे वो लेजिटिमेट होने चाहिए। यदि लेजिटिमेट है यानी जब आपका मांग वैध होगा, इस केस में कोर्ट यह तय करती है कि व्यक्ति के उपेक्षा यानी एक्सपेक्टेशन यदि वैध है तो सरकार या प्राधिकरण जो भी होंगे वो उनके योजनाओं को, उनके मांगे गए चीज़ों का नज़रअंदाज न करके उनके उपेक्षाओं को न तोड़े। वैध अपेक्षाएं किसमें? तो पब्लिक जो अपॉइंटमेंट होंगे, पब्लिक अपॉइंटमेंट में या फिर किसी वेलफेयर स्कीम में, इन चीज़ों में जब उनके मांग वैध होंगे तो सरकार उन्हें, उनके मांग को न ठुकराए, उन्हें न तोड़े। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। अभी यहाँ जितना बताया जा रहा है वो ये कोशिश करके कि बिल्कुल सामान्य भाषा में आप उन चीज़ों को एग्जाम में यदि याद रखेंगे कि यह डॉक्ट्रिन, यह रूल किससे रिलेटेड था, तो वहाँ छोटे छोटे क्वेश्चंस को आसानी से आप डील कर पाएंगे। तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, फैक्ट के लिए या इसके फैक्ट फिगर्स के लिए आपने अच्छे से नोट्स या बुक का अध्ययन जरूर किया होगा। एक और डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी आनुपातिकता का सिद्धांत। आनुपातिकता का सिद्धांत क्या कहता है कि आपके कोई भी डिसीजन जो होंगे वो हमेशा प्रोपोर्शनल होना चाहिए। कैसे? कि यदि कहा जाता है कि यदि आपातकाल में आपके स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो आपातकाल के खतरे के अनुपातिक होना चाहिए। दैट मीन्स यदि आप इसे आसान भाषा में समझे तो सरकार ऐसा बोलेगी कि यदि आपको कोविड से बचना है तो आपको घर में रहना चाहिए। तो ये क्या होगा? ये प्रोपोर्शनल है कि यदि आप घर से बाहर निकलेंगे तो इसका नुकसान आपको हो सकता है। बट ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यदि कोविड से बचना है तो आपको अपने मील छोड़ने होंगे, खाना बिल्कुल छोड़ना होगा। तो अब क्या होगा? कोविड से बचना यानी लाइफ बचाने, खाना छोड़ करके मरने वाली चीज़ है। यानी हमेशा ये क्या होगा? डॉक्ट्रिन कहता है कि प्रोपोर्शनल होने चाहिए, यानी एक जिंदगी बचाने वाली बात है तो जिंदगी के कुछ स्वतंत्रता को हम छोड़ सकते, जिंदगी बचाने के लिए जिंदगी को नहीं छोड़ सकते। यानी हमेशा जो आपका जो डिसीजन होगा जरूरत से ज़्यादा वहाँ पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा, यानी एक रेशनल होना चाहिए। अब एक और प्रिंसिपल है वेडनेसबरी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, यानी बिना रीजन के कोई जो प्रतिबंध है वो नहीं होने चाहिए। यानी कोई भी आप यदि प्रतिबंध लगाए तो अविवेकपूर्ण नहीं होने चाहिए, आपके विवेक उसमें लगाए जाने चाहिए। जैसे
कि बिना किसी कारण के यदि किसी पार्क को बंद कर दिया गया, अब कारण उसमें कुछ भी नहीं है तो उसमें अविवेकपूर्ण है, यानी उसका रेडिकल डिसीजन है। तो ये प्रिंसिपल ऐसा बताता है कि हमें ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए। तो वो निर्णय कोई प्राधिकरण जो होगा, जो अथॉरिटी होंगे, वो नहीं ले सकते। इसको वेडनेसबरी प्रिंसिपल कहा जाता है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, यानी लेजिस्लेटिव पावर भी डेलीगेट किए जाते हैं। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल के लिए देखें, ESIC एक्ट 1948 किसके द्वारा बनाया गया? तो ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था। बट पार्लियामेंट इसके थ्रू कुछ पावर, अपने कुछ डेलीगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ कुछ रूल्स बना सकती है। तो रूल्स बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया। किसके लिए? तो एम्प्लॉय के इंश्योरेंस से रिलेटेड। अब यहाँ क्या हुआ? डेलीगेशन ऑफ पावर हुआ, यानी कि पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया, यानी एक्सिक्यूटिव बॉडी को दे दिया पावर कि आप रूल बना सकते हो। तो अभी वो लेजिस्लेटिव टाइप का काम करेगा। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस टाइप से डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर भी यहाँ अवेलेबल है। इसमें यदि आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 77 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया है। प्रेसिडेंट दैट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी एक्सिक्यूटिव बॉडी के हेड। तो यहाँ प्रेसिडेंट एम्पावर्ड है कि किसी वर्ग को चलाने के लिए, उसके कार्य के संचालन के लिए वो रूल बना सकते हैं। रूल बनाने की शक्ति प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 77 के अधीन। अभी जो हमने देखा डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, तो जब लेजिस्लेटिव पावर डेलीगेट कर दिए गए, उस पर कुछ कंट्रोल भी किए जाते हैं ताकि वो अपने लेजिस्लेटिव पावर को दुरुपयोग न कर सके। उसके लिए दो टाइप से कंट्रोल है। कौन कौन से? तो एक तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल और दूसरा जुडिशियल कंट्रोल। तो दो टाइप से उनके ऊपर कंट्रोल रखा जाता है। आज के इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आप इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्या आपके रिवीजन हो पाए, क्या आप यहाँ से चीज़ों को रिकॉल कर पाए, क्या पढ़े हुए चीज़ों को आप एक बार इसके माध्यम से देख पाएँ। तो फिर इसका हम सेकेंड पार्ट में दूसरा जो पार्ट लेकर आएंगे, उसमें जो बचा हुआ पार्ट है हमारा, उसको भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले हेल्प के साथ।